यस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आज के दिन MTR टेक्नोलॉजीज हो या BEL हो या HL हो या BDL हो, जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं, मैक्सिमम डिफेंस कंपनी भयंकर गिरी हैं, जिसमें गिरावट का नंबर अप टू 6% है। अब गिरावट इतना भयंकर क्यों हुआ है, इसके पीछे का दो रीज़न है, जिसमें पहला रीज़न ये है कि हाल ही में पूरा मार्केट तो गिरा है पर डिफेंस कंपनी स्टेबल थी। इनफैक्ट काफ़ी सारी डिफेंस कंपनी के शेयर में तेज़ी भी देखने को मिला था। और बोल सकते हैं कि आज के दिन जो मार्केट में गिरावट हुई है, उस गिरावट में वो सारी कंपनी भी चपेट में आ गई है जो कंपनी अभी रिसेंट गिरावट में नहीं गिरी थी और जिस कंपनी के शेयर में तेज़ी दिखी थी, लाइक डिफेंस कंपनी। तो बोल सकते हैं गिरावट का पहला कारण तो प्रॉफिट बुकिंग है, बट दूसरा कारण ज़्यादा डेंजर है और ज़्यादा शॉकिंग है, ये भी हम बोल सकते हैं। अब एग्जैक्ट दूसरा कारण क्या है, तो चलो उसको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है शेयर ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरर सच एस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL, BDL, MTR टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज और HL, ये सारी कंपनी अप टू 6% आपको आज के दिन गिरती हुई दिखी थी, क्योंकि पूरे ब्रॉडर मार्केट में एक ह्यूज सेल ऑफ हमें देखने को मिला था। अब इसका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, क्रूड ऑयल का बढ़ता प्राइसेस। बट क्रूड ऑयल का जो बढ़ता प्राइसेस है वो कंसर्न कहीं ना कहीं हमारी डिफेंस कंपनीज़ को भी दे सकता है, क्योंकि इन कंपनीज़ को जो ऑर्डर्स मिलने वाले थे डिफेंस सेक्टर में, वो ऑर्डर्स हो सकता है कि डिले होती हुई देखने को मिल जाए, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी हर्ट होगी इस बढ़ते क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि पूरे का पूरा सेक्टर ही आज के दिन पिटा है। और इसके अलावा जो पॉइंट थी कि इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या फिर US और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डील मिल सकती है वो तो एज इट इज़ है, बट जो इंडिया से कंपनी मेन पैसा कमाती है वहीं से अगर डील मिलना डिले हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें कंपनी के बिजनेस को अच्छा खासा हर्ट करेगा, और वही कारणों की वजह से आज के दिन ये सारी कंपनी पिटी हैं। अब अगर हम बात करें MTR टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो फिलहाल इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 2400 करोड़ के आसपास दिख रहा है Q3 के एंड तक। और कंपनी के करंट अगर हम रेवेन्यू से देखें, पिछले 4 क्वार्टर के रेवेन्यू को देखोगे तो 750 करोड़ है। तो उससे अगर कंपैरिजन करोगे तो रेवेन्यू का लगभग 3 टाइम्स कंपनी का करंट ऑर्डर बुक हमें देखने को मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता दिखता है, इससे हमें ये पता चलता दिखता है कि MTR टेक्नोलॉजीज़ के पास एक अच्छे खासे ऑर्डर बुक है, जिसको आने वाले कल में रेवेन्यू में अगर कंपनी कन्वर्ट करती है तो एक अच्छी शार्प ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये जो कंपनी को ऑर्डर्स मिल रखा है इसका 49.3% अगर देखोगे तो क्लीन एनर्जी सेक्टर से ही हमें देखने को मिलती है। बाकी सिविल न्यूक्लियर पावर से 27.2% है, एरोस्पेस एंड डिफेंस से 13.6% है, और प्रोडक्ट एंड अदर सेगमेंट से कंपनी को 9.9% का कंट्रीब्यूशन मिलता है। बाकी अगर कंपनी के गाइडेंस की बात करें तो हाल ही में कंपनी ने जो Q3 में कुछ डेटा को शो किया था उसमें ये मेंशन किया था कि Q3 में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑर्डर इनफ्लो कंपनी ने फेस किया है। 1368 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला था सिर्फ और सिर्फ Q3 FY26 में, जो कि अब तक का बेस्ट है। और रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने ये दिया है कि कंपनी ने बताया है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको कंपनी रेज कर 30 से 35% कर चुकी है और टारगेट कर रही है 900 करोड़ तक का, यानी कि 750 करोड़ पिछले 4 क्वार्टर का रेवेन्यू देखा ना हमने, वो नंबर अगले क्वार्टर में आकर 900 करोड़ तक या फिर उससे ऊपर निकल सकता है। और 2027 के फाइनेंशियल ईयर की दोस्तों अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंपनी टारगेट लेकर चल रही है 2000 करोड़ के आसपास या फिर उससे ऊपर का 2000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू ये रिपोर्ट कर सकती है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाएगी। अगर ऐसा होता है तो बेशक काफ़ी अच्छी बात रहेगी MTR टेक्नोलॉजीज़ के इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप इन कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल
इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। आज के दिन पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर भयंकर पिटा था, जिसमें HDFC बैंक में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। एक टाइम पे गिरावट आपको 3% तक की देखने को मिली थी, फिर मार्केट के साथ HDFC बैंक में भी एक रिकवरी देखने को मिला था और उस गिरावट के साथ HDFC बैंक ने 52 वीक लो को भी टच किया था। और कोटक सिक्योरिटीज़ ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने इस कंपनी को जो रेटिंग्स दी थी उसको अपग्रेड कर बाय रेटिंग कर दिया है। वैसे इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। वो सेल रिपोर्ट होता है, आप खुद का भी रिसर्च चाहो तो कर सकते हो। अब HDFC बैंक और बाकी के बैंक इसलिए ज़्यादा पीड़ित थे क्योंकि क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस की वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ सकता है। करंट रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, CPI इन्फ्लेशन, तो 2.75% हमें देखने को मिल रही है और RBI का जो टारगेट है वो 2 से 6% तक का है। तो अगर देखोगे तो टारगेट के अंडर ही CPI इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है। बट ये जो क्रूड ऑयल का बढ़ता प्राइसेस है, 15% की तेज़ी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें देखने को मिल गई। ये सारी चीज़ों की वजह से इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए इन्फ्लेशन कंसर्न जरूर क्रिएट कर रहा है। और ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनका जो टॉलरेंस बैंड है 2 से 6% तक का, वो अगर क्रॉस कर गया, इन्फ्लेशन 6% के ऊपर निकल गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई रेट हाइक्स हमें देखने को मिलेगा। अभी तो रेट अनचेंज देखने को मिल जाता है ना, रेट हाइक्स देखने को मिलेगा। और रेट हाइक्स अगर हमें देखने को मिल गया तो HDFC बैंक हो या बाकी बैंक हो, उनके बिजनेस में एक अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा। लोन बुक उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएंगे और इससे कंपनी के अर्निंग्स हर्ट करेगा। और साथ में RBI ने जो झटका दिया था मिस सेलिंग इंश्योरेंस वाली चीज़ों को लेकर, उन सारी चीज़ों की वजह से भी करेक्शंस आज के दिन और कल के दिन हमें HDFC बैंक में देखने को मिली ही है। बाकी अगर क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें तो अभी $103 पर बैरल पे आ चुका है। वो 11% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। मॉर्निंग में 30% तक की तेज़ी थी, वो करेक्ट होकर 11% पे आ गई, तो बोल सकते हैं बहुत बेहतर हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में तो $115 के ऊपर ये निकल गया था। और इन सारी चीज़ों के बाद हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके स्टेटमेंट को देखोगे तो पूरे बैंकिंग सेक्टर वाले शेयर होल्डर के लिए ये काफ़ी राहत की बात होगी। सीतारमण ने क्लियर कट ये कह दिया है कि ग्लोबली जो क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस हैं वो इनके इन्फ्लेशन में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। सिंपल भाषा में अगर ये बात करें तो अगर उन्होंने ऐसा कमेंट्री कर दिया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो है। पहला, इंडिया का एक सॉलिड बैकअप है और वो सॉलिड बैकअप की वजह से क्रूड ऑयल का कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो फिर ये जो स्टेटमेंट है इसको कंप्लीट आप इग्नोर कर दो। ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती। इंडिया ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है और वो महंगे रेट पे इंपोर्ट करेगा, तो गवर्नमेंट दो ही चीज़ कर सकती है। अगर इन्फ्लेशन नहीं देना है तो दो चीज़ कर सकती है। पहला चीज़ ये है कि टैक्स कम कर पेट्रोल के प्राइसेस को वहीं रखो, और दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है कि पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ा दो, LPG के प्राइसेस को बढ़ा दो, जिससे अल्टीमेटली महंगाई तो बढ़ेगी। तो महंगाई अगर बढ़ती है, इंडियन गवर्नमेंट अगर मान लो टैक्स कम नहीं करता है, रेट को ऊपर ले जाता है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इन सारी चीज़ों की वजह से बोल सकते हैं HDFC बैंक हो या बाकी बैंकिंग सेक्टर हो, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देना। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सकें। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पूरे मार्केट को चौंका दिया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड थी कि क्रूड ऑयल की इतनी बढ़ते प्राइसेस की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज टूटेगी। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज टूटी थी, बट वो गिरावट कंप्लीट एक रिकवरी में बदल गया। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने तेज़ी के साथ क्लोजिंग भी दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलायंस के शेयर होल्डर को और पूरे मार्केट को काफ़ी ज़्यादा शॉक किया है, और मार्केट के रिकवरी का भी एक काफ़ी बड़ा क्रेडिट हम रिलायंस को भी दे सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों में मॉर्गन स्टैनली ने अपने कुछ रिपोर्ट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ओवरवेट रेटिंग दिया था, और इसी चीज़ को उन्होंने एज इट इज़ मेंटेन किया है। साथ में दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी के अर्निंग्स हैं वो ग्रो करेंगी 6 से 7% से। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमें कंपनी की रिफाइनिंग एंड केमिकल बिजनेसेस में देखने को मिल सकता है, जो कि कंपनी के जो EBITDA हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी हैं पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में,
उसको इंक्रीज़ करेगा या फिर इम्प्रूव करेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सेंटिमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी आज के दिन पॉजिटिव रही है पूरे गिरते मार्केट में, जो कि पूरे बाजार के लिए अच्छी बात रही है, क्योंकि रिलायंस अगर 2-3% टूट जाता तो बाजार 2-3% नीचे जाकर ही क्लोज होता, ये लिख के ले लेते हैं आप। बाकी रिलायंस अगर नहीं टूटा है, तेज़ी के साथ अगर क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं पूरे बाजार को उन्होंने थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है। बाकी दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। हाल ही में कंपनी ने Q3 के रिजल्ट को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 32% से ग्रो किया था और 3:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।